अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी आधा मश्क नंबर 6 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। अगर हम आधा मश्क नंबर 6 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी कि आप लोगों के पास नीचे इस तरह से MCQs दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन MCQs में से जो सही इसका जवाब है उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है या फिर टिक का निशान लगाना है। तो चलें, सबसे पहला अगर हम देखें वो कहता है कि X महवर और Y महवर मुहद्ददाती मस्तवी को कितने हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसके लिए हमें ना कि मुहद्ददाती मस्तवी को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ना कि मैं आप लोगों को ना कि मुहद्ददाती जो मस्तवी है उसको बना के दिखाता हूँ। मुहद्ददाती जो मस्तवी है वो हमारे पास ना इस तरह से ना कि 2 लाइनें लगाने से बनती है, यानी कि इस तरह से एक इस तरह से लाइन और एक इस तरह से। ये वाली जो लाइन होती है हमारे पास एक्स एक्सिस की होती है, इसे हम जमा का एक्स कहते हैं, इसे हम ना कि माइनस का एक्स कहते हैं। ये हमारे पास जमा का वाई होता है और नीचे हमारे पास माइनस का वाई होता है। अब ये देखें, ये जो 2 लाइनें हैं ये इस मुहद्ददाती मस्तवी को 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करती है। यानी कि ये हमारे पास पहला होता है रबा, ये दूसरा, ये हमारे पास तीसरा और ये चौथा। अगर वो हमसे पूछ रहा है कि मुहद्ददाती जो मस्तवी है, मुहद्ददाती मस्तवी में एक्स और वाई जो महवर हैं वो कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो हमारा जवाब होना चाहिए 4। तो यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं 4 पर। तो ये पहला जो हमारे पास MCQ था वो हल हो गया है। अब दूसरे में देखें, वो कहता है कि नुक्ता P जो हमारे पास है 4 व -4 ये कौन से रबा में वाक़या है। तो चलें मैं यहाँ पे आपको ना समझाता हूँ। हमें ना उसने एक नुक्ता दिया है 4 व -4। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका जो ना कि पहला हमारे पास होता है ना वो x होता है और दूसरा हमारे पास ना y होता है। अब हमने ढूंढना है कि कौन सा हमारे पास ऐसा रबा है जिसमें हमारे पास पहले x आएगा और बाद में y, मसलन के पहले हमारे पास x जमा का आएगा और y माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस का है। अगर हम ना पहले में देखें ना तो दोनों ही x और y जो हैं दोनों ही वो हमारे पास ना जमा किए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे में अगर हम देखें तो ये पहला हमारे पास माइनस का है, यानी x माइनस का और y जमा का है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। तो तीसरा देखें तो वो तो दोनों ही माइनस की हैं। अगर हम चौथा देखें ना तो x हमारे पास जमा का है जो कि ना ये दिया हुआ, और y जो है वो हमारे पास माइनस का है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फिर जवाब है ना वो इस रबा में आएगा, चौथे में। यहाँ पे x देखें जमा का है और y देखें तो माइनस का है। तो इसमें भी हमें ना पॉइंट में भी यही था कि x जमा का और y माइनस का है। तो चलें यहाँ पे ना कि जो चौथा है उसके ऊपर हमने निशान लगा देना है। अब उससे आगे चलिए, वो कहता है कि एक वेक्टर जिसकी अद्दी कीमत 1 हो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना कि ऐसा वेक्टर जिसकी ना कि अद्दी कीमत 1 हो, अगर हम इन चारों पे ना कि निगाह डालें तो मसावी वेक्टर है। पहले मसावी वेक्टर का मतलब होता है ये दोनों बराबर हों, तो उसने बराबर की तो बात नहीं की। मतवाजी वेक्टर वो एक दूसरे के ना कि मतवाजी होते हैं, तो इसने उसकी भी बात नहीं की। सिफर वेक्टर यानी कि वो 0 के बराबर हो, लेकिन इसने की है 1। जो 1 होता है वो हमारे पास यूनिट के बराबर होता है, यानी कि यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपने यूनिट वेक्टर पर निशान लगा देना है। तो इसी तरीके से अगर हम चौथा MCQ देखें ना तो हमारे पास है 3i जमा 4j, उसके गिर्द ना कि ये हमारे पास ना कि ये लगा हुआ है। इसका मतलब होता है अद्दी कीमत, या फिर इसको ना कि हम मकदार भी कह देते हैं। यानी कि इस वेक्टर की हमने अद्दी कीमत या फिर मकदार मालूम करनी है। तो यहाँ पे ना कि फिर हम लिख लेते हैं अद्दी कीमत या मकदार मालूम करने के लिए जो i के साथ अटैच होता है वो हमारे पास x के बराबर होता है, और जो j के साथ अटैच होता है वो हमारे पास ना कि y के बराबर होता है। यानी कि i जो हमारे पास ना कि ये x है वो 3 आ जाएगा और y हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसका जो फार्मूला होता है अद्दी कीमत या फिर आप लोग इसको मकदार कह लें, उसका होता है x की 2 जमा y की 2 उसका जज़र। अब x ये हमें दिया हुआ है, यानी x का मरबा जमा 4 यानी इसका मरबा, इन दोनों को ना हम जज़र लेंगे। 3 का मरबा यानी 3 3 9 हो जाएगा, 4 का मरबा यानी 4 4 16 हो जाएगा, और सारे का जज़र है। अब यहाँ पे मज़ीद हल करें, 16 और 9 हमारे पास 25 आ जाएगा, और ये 25 का जज़र है। जब हम 25 का जज़र लेंगे तो ये हमारे पास 5 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसकी जब हमने अद्दी कीमत या मकदार मालूम की तो वो हमारे पास ना कि 5 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे आपने 5 पे निशान लगा देना है। अब उससे आगे चलें, हमारे पास है जी a वेक्टर जो है वो बराबर है लैम्डा b के।
तो ए और बी हैं। ये हमारे पास ना कि हमने जो सवालों में भी हमने किया था, जो एक्सरसाइज किए थे 6.2 के और 3 का भी एक सवाल आया था। तो जो हमारे पास मतवाजी वेक्टर होते हैं ना, उसमें हमारे पास यही कंडीशन होती है कि ए बराबर है लैम्डा बी के। इसको मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा ना समझा देता हूँ। लैम्डा से मुराद ये, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर है जी 3i जमा 4j, और इसके आगे एक और वेक्टर हम ले लेते हैं, वो हमारे पास इस तरह से है 3i जमा 4j। अब अगर ये a है और ये हमारे पास ना कि इसको हम ना कि लैम्डा के बराबर लेंगे और ये b, क्योंकि ये दोनों ना के बराबर है। तो इस तरह की जब हमारे पास सिचुएशन होगी तो a और b जो हमारे पास वेक्टर होंगे वो मतवाजी वेक्टर होंगे। तो आपने इस b वाले मतवाजी पे निशान लगा देना है। अब आगे वो कह रहा है कि अगर OA आपके पास बराबर है a के और OB बराबर है b के, तो आप लोग AB जो वेक्टर है उसको मालूम करें। तो चलें, AB जो फिर हमारे पास ना कि वेक्टर आ जाएगा, उसको ना कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। AB जो वेक्टर वो फिर मेरे पास निकलेगा OB माइनस OA। अब अगर हम देखें ना तो OB जो है वो हमारे पास B के बराबर है, B वेक्टर के बराबर है, और जो OA है वो हमारे पास A के बराबर है। तो यानी कि AB का जो फिर हमारे पास जवाब निकलेगा वो है B माइनस A। तो यहाँ पे हम ना देखते हैं कि B माइनस A किधर है, तो उस पर निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारे पे A वाला ऑप्शन B माइनस A के बराबर है। तो ये आपने B माइनस A के बराबर इसको कर देना है। आगे है जी ट्रांसलेशन, जो कहता है कि वो वेक्टर होता है वो आप लोगों के पास क्या ज़ाहिर करता है। ये सवाल हमने ना 6.3 एक्सरसाइज में ही किए थे। उसमें ना कि हमने ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था कि हम ना कि इस तरह से ग्राफ बनाते थे, उसमें फॉर एग्जाम्पल ना कि 3 पॉइंट्स दिए हैं इस तरीके से, उनसे हमारे पास मसलस बन रही है। तो वो ट्रांसलेशन एक वेक्टर दिया होता तो वो क्या करता था, इसको ना कि मूव करवा के ना कि बिल्कुल इसी तरह की ना कि मुसल्लस इधर बना देता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर है ना वो हमारे पास इनमें से जो चीज़ पैदा कर सकता है ना कि वो हरकत है, यानी कि मुसल्लस एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर गई है। अब नेक्स्ट है जी दो वेक्टर्स का हासिले जमा क्या होता है। यानी कि आप लोगों के पास कोई से दो वेक्टर्स हों, उनको जमा करें तो किसके बराबर आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक वेक्टर है जी 2i और एक वेक्टर है जी फॉर एग्जाम्पल 2j। इन दोनों को अगर आप लोग जमा करेंगे तो 2i जमा 2j आप लोगों के पास ना कि एक नया वेक्टर बन जाएगा। यानी कि दो वेक्टर्स हों, उनको अगर आप लोग जमा करें तो आप लोगों के पास एक नया वेक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो बी वाला ऑप्शन है ये आप लोगों के पास ठीक है। अब इसी का ना कि 9वां जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है जी नुक्ता P उसने दिया है 3 व -2। वो कहता है कि इसका O के लिहाज से पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा। यानी कि P हमारे पास 3 व -2 है। ये यहाँ पे ना कि मैं लिख लेता हूँ कि एक पॉइंट है P, वो हमारे पास 3 व -2 है। अब उसका O के लिहाज से O जो हमारे पास ना कि एक पॉइंट होता है ना वो 0 व 0 होता है। यानी कि वो कहता है कि नुक्ता जो P का O के लिहाज से आपने पोजीशन वेक्टर मसलन बनाना है कि वो क्या होता है, यानी OP एक पोजीशन वेक्टर बनाना है। अब पोजीशन वेक्टर या इस तरह का वेक्टर मालूम करने के लिए ना कि हम फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम ना कि यूज़ कर लेते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है जी x2 - x1 ये i के बराबर होता है। उसके बाद प्लस हमारे पास होता है y2 - y1 और ये हमारे पास ना कि j वेक्टर के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहले ना कि O है, यहाँ पे O है तो ये हमारे पास x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ये हमारे पास ना कि P दूसरे नंबर पर है तो इसका जो पहला होगा वो x2 हो जाएगा, जो दूसरा होगा वो y2 हो जाएगा। अब इनकी ना कीमतें हम दर्ज कर देते हैं। तो x2 में अगर आप लोग देखें तो आपके पास 3 है और x1 में देखें तो वो तो 0 है, तो ये हमारे पास i के बराबर हो गया। उसके बाद y2 में अगर आप लोग देखें तो y2 में आप लोगों के पास -2 है और y1 में देखें तो वो 0 है और ये आप लोगों के पास j के बराबर हो गया। 3 में से 0 निकालने यानी कि वो हमारे पास 3 ही आ जाएगा, 3i आ जाएगा जमा। अब नेक्स्ट देखें तो -2 और -0 ये -2 ही रहेगा। इस -2 को जब इस जमा के साथ ज़रब देंगे हमारे पास जवाब माइनस में आ जाएगा, यानी कि -2j। इस तरीके से आप लोगों के पास नया जो वेक्टर बन रहा है वो है जी 3i - 2j। ये अब हमने यहाँ से ढूंढना है 3i - 2j, ये इसका आंसर है, ये वाला जो है ये इसका आंसर है। अब इसी का अगर हम अगला जुज़ देखें वो कहता है कि नुक्ता P से मब्दा तक का वेक्टर आप लोग मालूम करना। नुक्ता P दे दिया आप लोगों को 3 व 4, यहाँ पे ना कि हम लिख लेते हैं कि P दे दिया 3 व 4। अब वो ये कह रहा है कि इससे आपने
मबदा हमारे पास ओ ही होता है, यानी कि इस तक ना कि आपने एक वेक्टर मालूम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने पी ओ मालूम करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक ना मालूम करना है। अब अगर हमने पी ओ मालूम करना है तो इसका मतलब फार्मूला तो हमारे पास वही है, x2 - x1, इसके हमारे पास i के बराबर आ जाएगा, जमा y2 - y1, और ये हमारे पास ना कि j के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें ना कि कीमतें चाहिए, तो ये p ये पहला वेक्टर है, तो ये हमारे पास सारी हो जाएंगी, ये x1, ये y1 हो जाएगी, ये हमारे पास x2 और ये y2 हो जाएगी। इस तरीके से अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो x2 की अगर हम कीमत देखें तो वो 0 है, और x1 की कीमत देखें तो वो हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास इस तरह से i में आ जाएगी। y2 की कीमत देखें तो वो हमारे पास 0 है, और y1 की कीमत देखें तो वो हमारे पास 4 है, और ये हमारे पास इस तरह से j में आ जाएगी। अब 0 में से 3, बस 0 - 3 वो हमारे पास -3 ही रहेगा, क्योंकि माइनस ने तो कोई इम्पैक्ट नहीं डालना होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से 0 - 4 ये भी हमारे पास -4 ही रहेगा, और ये हमारे पास j में आ जाएगा, यानी -3i - 4j इसका आंसर है। तो यहाँ से हम ढूंढते हैं -3i - 4j, ये वाला जो है ये इसका हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके से आपने सारे MCQs हल कर लेने हैं। आधा मशक नंबर 6 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि a b हमारे पे एक वेक्टर हो तो उसकी अद्दी कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास a और b ये ना कि नुकात की शक्ल में दिए हैं। तो सबसे पहले हमें फिर a b वेक्टर मालूम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम ना कि उसकी अद्दी कीमत मालूम कर सकते हैं। तो a b वेक्टर मालूम करने के लिए ये हमारे पास जो a का पहला नुक्ता होता है, इसका जो पहला हमारे पास होगा वो x1 के बराबर होगा जो कि 7 है, और जो दूसरा होगा वो y1 के बराबर होगा, क्योंकि जो पहला होता है वो x होता है और दूसरा y होता है। ये दूसरा नुक्ता है, तो इसको हम ना कि x2 के बराबर ले लेते हैं -12 को, और इसको हम ले लेते हैं y2 के बराबर 0 को। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब लिखने के बाद नेक्स्ट इसका हम फार्मूला लिखते हैं और ए बी वेक्टर ना मालूम कर लेते हैं। तो ए बी वेक्टर का जो हमारे पास फिर फार्मूला बन जाएगा वो है जी x2 - x1 i के बराबर, और प्लस में हमारे पास है जी y2 - y1, और ये हमारे पास ना कि j के बराबर। इस तरीके से अब इनकी ना हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो कीमतें दर्ज करते हैं, सबसे पहले हम ना कि x2 की कीमत दर्ज कर लेते हैं। x2 की अगर हम कीमत देखें तो वो -12 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने -12 लिख लेना है। उसके बाद देखें x1 की कीमत जो कि 7 के बराबर है, यहाँ पे हमने 7 लिख लेना है। इस तरीके से i प्लस y2 की अगर हम कीमत देखें तो वो हमारे पास 0 के बराबर है, और y1 की अगर हम कीमत देखें तो वो 7 के बराबर है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ना कि j में आ जाएगा। अब इसको ना कि हम मज़ीद हल कर लेते हैं। तो ये इसके लिए ना कि हम कैलकुलेटर का फिर इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलामतें हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले फिर हम -12 - 7 करते हैं। तो यहाँ पे ना लिख लेते हैं -12 - 7, जैसे इक्वल करेंगे तो -19 आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि -19 हमारे पास ना कि आई आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये है जी 0 - 7, इसको ना कि चले कैलकुलेटर पे कर लेते हैं 0 - 7 को, तो आंसर ना कि अलामत के साथ आ जाएगा। तो ये देखें -7 ही इसका आंसर आता है। इस -7 और ये जमा और माइनस हमारे पास ना कि जवाब दो मुख्तलिफ अलामतें, तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा, यानी कि -7 j के बराबर आ जाएगा। अब इसकी हमने अद्दी कीमत मालूम करनी है। जब हमने इसकी अद्दी कीमत मालूम करनी है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक x और एक y। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे जो i के साथ अटैच होता है अलामत के साथ वो हमारे पास x के बराबर है, और जो j के साथ अटैच है वो हमारे पास y के बराबर है। तो ये आपने इस तरह से लिख लेना है। अब इसका ना कि हम लिखते हैं कि a b जो है इसकी हमने अद्दी कीमत मालूम करनी है कि वो हमारे इसके बराबर होती है, यानी कि बिल्कुल ना कि सीधी लाइनों से अद्दी कीमत को ज़ाहिर करते हैं। उसका जो फार्मूला होता है वो है जी x की 2 जमा y की 2 और सारे का जज़र। ये हमारे पास इसका ना कि अद्दी कीमत का फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला लिखने के बाद नेक्स्ट इनकी ना कि कीमतें हम दर्ज करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a b जो वेक्टर है इसकी जो अद्दी कीमत है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी x बराबर है -19 के, यानी कि -19 का मुरब्बा जमा y बराबर है -7 के, -7 का मुरब्बा और सारे का जज़र। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब -19 का मुरब्बा, तो माइनस तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी इस मुरब्बे की वजह से। अब नेक्स्ट है कि 19 का मुरब्बा हम यहाँ से ले लेते हैं, यानी 19 को 19 से हम ज़रब दे देते हैं। 19 ज़रब 19 जैसे इक्वल करेंगे तो 361 जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 361। आगे ये भी माइनस ख़त्म हो जाएगी इस मुरब्बे की वजह से, साथ साथ हमारे पास 49 होता है। 361 जमा हमारे पास आ गया 49। इन दोनों को फिर ना कि हम जमा कर लेते हैं, उसके लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी 361
जमा हमारे पास है जी 49 इक्वल करेंगे तो 410 जवाब आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 410 का जज़र। अब ना इसका जज़र लेते हैं, अगर तो जज़र शारिये में आ गया तो फिर हम ना कि इसी को लिख देंगे, अगर हमारे पास कोई नंबर आ गया तो फिर वो नंबर हम लिख देंगे। तो चलें जज़र लेके देख लेते हैं। तो हम ना कि कैलकुलेटर से जज़र लेते हैं, 410 का इक्वल करें तो वो हमारे पास शारिये में जाता है, तो इसका मतलब है कि शारिये में हमने नहीं लिखना, भाई यही इसका हमारे पास आंसर है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास ए बी 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ से भी हम x1, y1, x2, y2 की कीमतें निकाल लेते हैं। तो x1 देखें तो ये हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो 9 के बराबर है, y1 देखें तो वो हमारे पास 3 के बराबर है, और x2 देखें तो वो हमारे पास ना कि 2 के बराबर है, और y2 देखें तो वो हमारे पास ना कि 11 के बराबर है। तो ये इस तरीके से हमने लिख लेना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो हमने ना कि ए बी जो वेक्टर है उसको मालूम कर लेना है। तो ए बी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये i वेक्टर के बराबर हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर प्लस y2 माइनस y1, ये हमारे पास ना कि जे वेक्टर के बराबर हो जाएगा इस तरीके से। अब इनको ना हमने कीमतें दर्ज कर देनी यहाँ पे, ताकि हमारे पास ना कि आई और जे वेक्टर की ना कीमतें निकल आए। तो हम ना यहाँ पे इनकी ना की कीमतें दर्ज करते हैं। तो हमारे x2 जो है, x2 हमारे पास बराबर है 2 के, तो ये हमने 2 लिख देना है। x1 जो है वो बराबर है 9 के, हमने यहाँ पे 9 लिख देना है इस तरीके से। अब इसी तरीके से y2 की कीमत देखें वो 11 के बराबर है, y1 की कीमत देखें तो वो 3 के बराबर। ये इस तरीके से आपने कीमतें लिख देनी है। अब कीमतें लिखने के बाद अगला जो काम है हम ना कि यहाँ से इनकी ना कि जमा माइनस कर लेते हैं। तो जमा माइनस करते हैं तो 2 माइनस 9 है, इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि अलामत के साथ आंसर आ जाए। 2 माइनस 9 इक्वल करेंगे तो -7 जवाब आएगा, यानी कि आई में हमारे पास आ गया -7 आई। अब आगे देखें ये 11 माइनस 3 है, 11 में से 3 निकाल लें तो 8 बचता है, यानी जमा का 8 जे। तो इस तरीके से हमने ए बी जो वेक्टर है ना वो मालूम कर दिया। अब हमने ए बी वेक्टर अकेला मालूम नहीं करना था, बल्कि इसकी अद्दी कीमत भी मालूम करनी थी। तो उसके लिए हमें एक्स और वाई की कीमतें चाहिए। जो आई के साथ अटैच है वो हमारे पास एक्स है, और जो जे के साथ अटैच है वो हमारे पास ना वाई है। तो ये इस तरीके से हमने एक्स और वाई की कीमतें निकालनी हैं। अभी कीमतें निकालने के बाद अब हम ना इसकी अद्दी कीमत यहाँ पे लिखते हैं। जो ए बी वेक्टर है इसकी अद्दी कीमत जो होगी वो हमारे पास बराबर हो जाएगी एक्स की 2 जमा वाई की 2 और सारे का जज़र। यहाँ पे ना कि हम इनकी अब कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे कीमतें दर्ज करें, x जो है x की कीमत है जी -7, यानी कि ये -7 का मुरब्बा हो जाएगा। y जो है वो हमारे पास 8 के बराबर है और ये 8 का मुरब्बा हो जाएगा। अब यहाँ पे ना जब हम मुरब्बा लेंगे तो माइनस तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी इस मुरब्बे की वजह से। तो जो 7 है, 7 को 7 से ज़रब दें तो 7 7 49 आ जाता है, 8 को 8 से ज़रब दें तो 8 8 64 आ जाता है, और ये जो जज़र है ये साथ में वैसे ही आता जाएगा। अब इसको आगे मज़ीद हल करें तो इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं। जमा करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 49 जमा 64, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 49 जमा 64। जैसे इक्वल करेंगे हमारे पास आंसर आ गया 113। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 113 का जज़र। इसको ना हम कैलकुलेटर से जज़र लेके देख लेते हैं कि कोई पूरा एक नंबर आता है या फिर शारिये में जाता है। तो अब हम ना कि इसका जज़र जब लेते हैं तो हमारे पास ना कि ये शारिये में जाता है। अगर ये शारिये में जाए तो बस यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो सवाल नंबर 2 था उसके हमने दोनों जुज़ हल कर लिए हैं। आधा मश्क नंबर 6 का अगर हम तीसरा सवाल देखें वो कहता है कि ए एक वेक्टर है जो कि बराबर है 5/3 आई जमा 1/3 जे के। इसकी सिमत में आपने एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है। ये जो ए वेक्टर है ना, अगर हमने इसका ना कि यूनिट वेक्टर मालूम करना तो इसको इस तरीके से हम ज़ाहिर करते हैं, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा ए वेक्टर बटे में हमारे पास है जी ए वेक्टर की अद्दी कीमत, या फिर इसकी ना कि हम ना कि मकदार क्या देते हैं, ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए ना, तो ए तो हम उसने ना कि हमें दिया है, तो चलें इसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ए का जो हमारे पास अद्दी कीमत है तो वो तो नहीं दी, वो तो फिर हमें खुद निकालनी पड़ेगी। अब ए की अगर हमने अद्दी कीमत निकालनी है तो हमें एक्स और वाई की ज़रूरत पड़ेगी। इस वेक्टर में से जो आई के साथ अटैच है, यानी कि आई के साथ 5/3 अटैच है वो x के बराबर है, और जो j के साथ अटैच है 1/3 वो हमारे पास y के बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया जी x और y। अब हम ना इसकी अद्दी कीमत मालूम करते हैं, उसके लिए ये फार्मूला लिख देंगे अद्दी कीमत, और ये बराबर हो जाएगा x की 2 जमा y की 2 और उसका जज़र।
ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकी ना कीमतें दर्ज कर देते हैं। अब कीमतों में अगर आप लोग देखें x की कीमत जो है वो 5/3 के बराबर है, यानी 5/3 का मुरब्बा, जमा y की जो है वो 1/3 के बराबर है और 1/3 का मुरब्बा, ये इस तरीके से आ जाएगी। अब 5/3 के मुरब्बे से मुराद ये है कि 5 का भी मुरब्बा और 3 का भी मुरब्बा। तो यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि 5 का मुरब्बा यानी 5 5 25 और 3 का मुरब्बा यानी 3 3 9। अब 1 का भी मुरब्बा और 3 का भी मुरब्बा, 1 का मुरब्बा हमारे पास 1 के बराबर और 3 का मुरब्बा 3 3 9 के बराबर है। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब इसको ना कि मज़ीद आगे हम लेके चलें तो हमारे पास कुछ ये इस तरीके से आता जाएगा। ए का जो हमारे पास इसकी अद्दी कीमत है, अब इन दोनों का ना कि हमने जो इजाफे कर ले लेना है 9 और 9 का। वैसे 9 ही आता है लेकिन फिर भी मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9, आगे भी 3 1 3 3 1 3। तो 3 को 3 से ज़रब दें तो जवाब हमारे पास 9 ही आएगा, यानी कि इसका जो हमने ना इजाफिया कर लिया वो हमारे पास 9 के बराबर आ गया है। अब इन दोनों को तकसीम करें तो जवाब 1 आ जाएगा। उस 1 को हमने ऊपर ना इसके साथ ज़रब दे देनी है, तो 25 1 25 आ जाएगा जमा। अब आगे देखें भी इस 9 को इस 9 से तकसीम करें, जवाब 1 आया। जो 1 आया उसको इससे ज़रब दें तो 1 1 1 आ जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास ना कि आता जाएगा। अब आगे मज़ीद इसे हल करें, जो ए वेक्टर है इसका जो इसकी अद्दी कीमत है वो हमारे पास कुछ इस तरह बराबर हो जाएगी 25 और 1 26, 26/9 का जज़र। अब ना कि 26/9 के जज़र से मुराद ये है कि 26 का जज़र अलहदा से है और 9 का जज़र अलहदा से है। अब जिसका जज़र आप लोगों के पास शारिये में चला जाएगा उसको आप लोगों ने इसी में रखना है, और जिसका ना कि एक नंबर आ जाएगा उसका आप लोग जज़र ख़त्म कर सकते हैं। तो चलें इसका ना कि हम जज़र लेके फिर देखते हैं। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है उसकी अद्दी कीमत बराबर आ जाएगी 26 का। पहले ना कि हम जज़र लेते हैं, यहाँ पे ना कि हम लिख लेते हैं जज़र और 26 जैसे इक्वल करेंगे तो ये तो शारिये में चला गया, इसका मतलब इसको तो हमने नहीं लिखना। फिर 9 का जज़र ले लेते हैं तो वो हमारे पास 3 के बराबर आ जाता है, तो इसको हम ना लिख देंगे, यानी 26 का जज़र और बटा हमारे पास ना कि 3 आ जाएगा इस तरीके से। अब हमने ना कि इसकी कीमत मालूम कर ली है। अब हम आसानी से ना कि ए जो यूनिट वेक्टर वो मालूम कर सकते हैं। तो ए यूनिट वेक्टर फिर हमारे पास बराबर हो जाएगा, पहले ए का जो वेक्टर उसको लिख लें, वो हमारे पास है जी 5/3 i जमा 1/3 j, ये इसके बराबर है। और ये आप लोगों के पास ना आगे ये तकसीम हो रहा है, और तकसीम में हमारे पास है जी 26 का जज़र और बटे में 3, ये इस तरीके से है। जब इसको हम ना कि मज़ीद हल करेंगे तो ये जो तकसीम वाला है इसको डायरेक्ट तो हम नहीं अंदर ज़रब दे सकते, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको ज़रब, यानी कि इसको ज़रब में तब्दील करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5/3 i जमा 1/3 j, और इसको जब हम ना कि ज़रब में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/26 का जज़र, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब 3/26 का जज़र इसने इसके साथ भी ज़रब होना है और इसके साथ भी ज़रब होना है, तो चलें इसको ना हम ज़रब दे के फिर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो ए का यूनिट वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा जी 5/3 ज़रब 3/26 का जज़र, और ये आई में है। आगे जमा 1/3 इसको ज़रब दे देनी है 3/26 का जज़र, और ये हमारे पास ना कि जे में है। अब आगे ना इसकी हम ना कीमत निकाल के लिख लेते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ कटती है उसको हम काट देते हैं, यानी ये जो 3 है इस 3 के साथ कट जाएगा। ऊपर हमारे पास 5 बच जाएगा, नीचे 26 का जज़र बच जाएगा, यानी कि 5/26 का जज़र आई में हमारे पास आ जाएगा प्लस। अब आगे इस 3 को हमने इस 3 के साथ काट जाना है, तो आगे ऊपर हमारे पास 1 बच जाएगा और नीचे 26 का जज़र बच जाएगा इस तरीके से, और ये हमारे पास ना कि जे के बराबर है। तो इस तरीके से आपने इसका ना कि यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया है। आधा मश्क नंबर 6 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो हमारे पास ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर, सी इसके बराबर है। तो वो कहता है कि नीचे ना कि 10 झैल वेक्टर्स को मालूम करें, यानी कि इन वेक्टर्स को आपने मालूम करना है। तो सबसे पहला ही सवाल देखें तो हमारे पास है 5b - a जमा c, ये इसके ना कि हमने इसको मालूम करना है। तो जहाँ जहाँ पे ना हमारे पास b, a और c है वहाँ पे इनकी ना कीमतें दर्ज कर देंगे। ये 5 तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। b की कीमत अगर हम लें तो हमारे पास है 3i + j के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3i + j। ये इस तरीके से -a की अगर हम देखें तो हमारे पास बराबर है जी 2i
माइनस जे के। उसके बाद सी की कीमत देखें तो हमारे पास है जी 4i जमा जे के। ये इस तरीके से आपने सारी कीमतें दर्ज कर लेनी है। अब इन कीमतों को दर्ज करने के बाद नेक्स्ट देखें ये ना कि ब्रैकेटें हमने ना ख़त्म करनी है। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखें तो आपके पास ना कि 5 ज़रब हो रहा है, तो इसको हमने ज़रब दे देनी है। 5 3 15 यानी कि 15i आ जाएगा। उसके बाद 5 1 5 यानी कि 5j हो जाएगा। अब इस माइनस को अंदर जब ज़रब देंगे तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये जमा है तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, ये माइनस है तो ये हमारे पास ना कि जमा में आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखें तो आपके पास प्लस है, तो इसने भी अंदर वाली कोई अलामत चेंज नहीं करनी। इस माइनस ने चेंज कर दी है, जमा ने कोई भी चेंज नहीं करनी होती, ये उसी तरीके से आ जाएगा जमा 4i जमा j के बराबर। ये इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब ये सारा लिखने के बाद अब आप लोगों ने i को i के साथ जमा माइनस करना है और j को j के साथ। तो चलें हम देखते हैं कि 15i, उसके बाद माइनस 2i है और उसके बाद जमा 4 है। 15 और 4 19 हो जाएंगे, 19 में से 2 निकाल दें तो आप लोगों के पास 17i बच जाएगा। तो मज़ीद आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो यही आंसर आएगा। जे में अगर आप लोग देखें ये 5j है, ये 1j है और ये भी 1j, 5 और 1 6 और 1 7 यानी कि जमा 7j हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से इसका आंसर निकाल के लिख लेना है। अब इसी तरीके से इसके दूसरे सवाल की तरफ चलें तो उसमें भी हमारे पास है जी 8a जमा b जमा 5c। अब यहाँ पे ना इनकी कीमतें दर्ज कर दें। 8a, a की जगह a की कीमत जो कि हमारे पास 2i माइनस j के बराबर है उसको दर्ज करें। उसके बाद है जी b, तो b की जगह b की कीमत जो कि हमारे पास 3i जमा j के बराबर है उसको दर्ज कर दिया। उसके बाद है प्लस 5c, c की जगह उसकी कीमत यानी कि 4i जमा j के बराबर, इसको हमने दर्ज कर दिया। अब ये कीमतें दर्ज करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है इनको ना के ब्रैकेटों को ख़त्म करना है। अब ब्रैकेटों को ख़त्म करने के लिए इसमें देखें ना तो ब्रैकेट के बाहर 8 है, तो 8 को अंदर हम ज़रब देते हैं। 8 2 16 हमारे पास आ जाएगा 16i और 8 1 8 माइनस 8j हो जाएगा। अब इसके बाहर देखें तो प्लस है, तो यानी प्लस है तो अंदर वाली कोई अलामत चेंज नहीं होगी, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 3i प्लस j, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब इसके बाहर देखें तो 5 है, 5 को अंदर हमने ज़रब देनी है, तो इस प्लस की वजह से अलामत तो चेंज नहीं होगी लेकिन 5 को हमने ज़रब तो अंदर देना है। 5 4 20i हो जाएगा और जमा 5j हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने लिख देना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट हम ना कि इनको जमा माइनस करके ना कि इसका जो आंसर निकलता है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास i को हम i में ही जमा माइनस कर सकते हैं। 16 और 3 हमारे पास 19 हो जाएगा, 19 और 20 हमारे पास ना 39 आ जाएगा, यानी 39i हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर j में देखें तो आप लोगों के पास माइनस 8 है जमा 1 है जमा 5 है, तो इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेती हैं ताकि अलामत के साथ आंसर आए। माइनस 8 जमा 1 जमा 5, इसको ना यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 8 जमा 1, उसके बाद है जी जमा 5। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर माइनस 2 आ गया है, यानी कि माइनस 2j इसका आंसर आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज देखें तो हमारे पास है c जमा b माइनस 4a। अब ना जो जो कीमतें सवाल में दी हुई वो यहाँ पे हम दर्ज कर देते हैं। सबसे पहले c की कीमत, तो c की कीमत देखें तो वो हमारे पास है जी 4i जमा j के बराबर है, वो पुट कर दी। उसके बाद b की कीमत, तो b की कीमत है जी 3i जमा j के बराबर, ये हमने पुट कर दी। उसके बाद माइनस 4 और a है, तो a की कीमत जो उसने सवाल में दी थी 2i माइनस j, ये हमने पुट कर दी है। अब कीमतें पुट करने के बाद अगला काम है जी इनसे ना कि हमने ब्रैकेटों को ख़त्म करना है। इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो ये वही हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 4i प्लस j के बराबर आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट के बाहर ना कि प्लस है, इस प्लस ने भी अंदर वाली कोई अलामत चेंज नहीं करनी, प्लस 3i प्लस j हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इसके बाहर अगर आप लोग देखें एक तो माइनस है, माइनस ने अंदर वाली सारी अलामतें चेंज करनी है। उसके बाद 4 को हमने अंदर ज़रब भी देना है। तो चलें ये पहले तो ये प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा और 4 2 8 यानी 8i आ जाएगा। ये माइनस है ये माइनस है, दोनों हमारे पास ना कि ये माइनस है तो ये चेंज होके आ जाएगी। दूसरे लफ्ज़ में माइनस को माइनस से ज़रब दें तो जवाब जमा में आएगा, तो 4 1 4 4j आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो काम है i को हम i में जमा करेंगे और j को j में। तो अब हम ना कि i को i में जमा करते हैं, तो ये 4i है 3i है और 8i है, माइनस 8 आई है। तो इसको ना कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि अलामत के साथ ना सही जवाब आ जाए। हमारे पास 4 है, उसके बाद फिर हमारे पास जमा 3 है
और -8 है। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा, यानी कि 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम लिख देंगे -i, हमारे पास जवाब आ गया है। अब इसी तरीके से जे वाले की तरफ चलें तो ये एक जे है, ये दूसरा जे है और ये तीसरा है। तीनों जमा के 1 और 1 2, 2 और 4 6, तो ये आंसर आ जाएगा जमा 6 जे। तो इस तरीके से इसके आप लोगों ने तीनों सवाल हल कर लिए हैं। आधा मश्क नंबर 6 का अगर हम 5वां सवाल देखें, वो कहता है कि दर्ज झैल मसावात में x और y की कीमतें मालूम करें। यानी कि ये एक मसावात दी गई है, आपने यहाँ से i और j की कीमतें मालूम करनी है। अगर हम मसावात की ये वाली साइड देखें तो एक ही i है और एक ही j है, ये तो हमें ना मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये 2 i हैं, 2 ही हमारे पास j हैं, तो इनको ना कि हमने इकट्ठा करके सिंगल i और सिंगल j की फॉर्म में लेके आना है। फिर दोनों तरफ से ना कि हम i और j के अद्दी सिरों का जब मुआवजना करेंगे तो वहाँ से ना कि हम x और y की कीमतें निकाल सकते हैं। तो चलें हम ना कि इसकी फिर ना कि ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं, तो ये ब्रैकेट हमारे पास वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, यानी कि कोई अलामत हमने चेंज नहीं करनी। ये इस तरीके से आ गई। अब इसके बाहर देखें तो प्लस है, तो इसकी भी अलामतें चेंज नहीं होंगी। -i वैसे जमा 5j भी हमारे पास ना वैसे ही आ जाएगा और ये इक्वल में आ जाएगा 1/4i -8j। ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट i को हमने i के साथ इकट्ठा कर देना और j को j के साथ, तो ये ना कि चलिए हम इनको इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2xi और -i, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया। उसके बाद है जी yj जमा 5j, इनको हमने इकट्ठा कर दिया और ये बराबर हो जाएगा 1/4i -8j के। अब यहाँ पे देखें ना i हमारे पास ना कि दोनों में है, यानी कि यहाँ से i को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम ना कि कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2x बच जाएगा और -1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो वो 1 बच जाएगा। यहाँ पे i को हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, एक तो प्लस को हमने कॉमन निकाल लिया ताकि अंदर वाली अलामत चेंज ना करनी पड़े, और j को हमने ना कि कॉमन निकालना है। तो j को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे y बच गया और यहाँ पे आप लोग देखेंगे +5 बच गया। अब इक्वल में हमारे पास 1/4i -8j, ये इस तरीके से हमारे पास इक्वल में आ गया है। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है कि हमारे पास ना कि ये देखें इधर भी सिंगल i हो गया, इधर भी सिंगल i है, इधर भी सिंगल j है, इधर भी सिंगल j है। तो हम ना कि यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे कि तरफैन में i और j जो वेक्टर है ना, i और j के अद्दी सिरों का मुआवजना करने से, ये इस तरीके से हम ना लिख देंगे मुआवजना करने से, कि इनके जो अद्दी सिरे हैं ना उनका हमने ना अब मुआवजना करना है। अब इनका अगर हम मुआवजना करते हैं तो हमारे पास है जी 2x -1 बराबर हो जाएगा जी 1/4, यानी कि i वाला i के बराबर हो जाएगा, और जो हमारे पास j वाला है y जमा 5, ये बराबर हो जाएगा जी j वाले -8 के। अलामत के साथ हमने लिख देना है। अब यहाँ से हमने ना कि x की कीमत निकालनी है, तो ये हमारे पास जो 1 है ये अजाफी है, तो इसको हम ना कि मसवात की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 1/4, ये माइनस है, ये इधर आके हमारे पास ना कि जमा का हो जाएगा। अब डायरेक्ट इनको हम जमा माइनस नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इसका ना कि हम जोजाफिकल लेके कर सकते हैं, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। 4 और 1 का जोजाफिकल लें तो हमारे पास 4 ही आएगा। इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 आ गया। जो जवाब आया उसको हमने 1 से ऊपर ज़रब देनी है तो 1 ही आंसर आएगा। इन दोनों को तकसीम करें, यानी 4 को अंदर रखें, 1 पे तकसीम करें, जवाब हमारे पास 4 आएगा। 4 को 1 से ज़रब दें तो 4 1 4 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2x बराबर है 5/4। अब इसको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं। ये जो 2 है इधर हमारे पास ना कि ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी x बराबर आ जाएगा 5/4। ये जो 2 है इधर आके हमारे पास हो जाएगा। इसका आंसर निकाल लें तो 5/4 2 8, यानी 5/8 हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। अब इसी तरीके से इधर चलें तो ये हमारे पास y तो हमने रखना है, ये इधर प्लस का 5 है, दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस का 5 हो जाना है। अब y बराबर हो जाएगा -8 और -5। इनको ना कि हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, -8 और -5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। -8 और -5 देखेंगे तो -13 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि जो हमारे पास y जो है ना वो -13 के बराबर आ गया है। तो इस तरीके से x की कीमत भी निकल आई है और y की कीमत भी निकल आई है। आधा मश्क नंबर 6 का अगर हम छठा सवाल देखें तो वो कहता है कि नुकात a, b और c को मुतसिम करके मुसल्लस बनाइए।
यानी कि ये जो तीन नुकात हैं इनको आपने ग्राफ के ऊपर ना के शो करके ना कि मसलस बनानी है। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि एक ट्रांसलेशन वेक्टर ये है, तो इसके ज़रिए एक और मसलस ए डैश बी डैश और सी डैश आपने बनानी है। तो इसको ना कि थोड़ा सा आप लोग समझ लें कि सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि आपने इस तरह से ग्राफ बना लेना है और इन 3 पॉइंट्स के ज़रिए ना इस तरह से एक ना कोई मसलस बना लेनी, जैसे कि ये 3 पॉइंट्स से ना एक मसलस बन गई है। अब इस ट्रांसलेशन वेक्टर ने असल में क्या करना है कि इसको ना कि हरकत देकर ना अगले कहीं ना 3 पॉइंट्स पे ले जाना है और ये नई एक मसलस बन जाएगी। ये मसलस अगर ए बी सी वाले पॉइंट से बनेगी तो ये बनेगी ए डैश बी डैश और सी डैश वाले पॉइंट से, यानी कि ये इस तरह से हमारे पास मसलस बन जाएगी। तो चलें अब ना कि सबसे पहले हमारे पास पहली मसलस बनाने के लिए तो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी और सी तीनों हैं, लेकिन दूसरी मसलस बनाने के लिए ए डैश बी डैश और सी डैश हमारे पास पॉइंट्स नहीं हैं। तो उसके लिए हम ना सबसे पहले लिखते हैं ए डैश जो है वो जो नया रास फिर हमारे पास बनेगा वो बराबर हो जाएगा। अब ये जो इसका ट्रांसलेशन वेक्टर है इसको आपने जमा कर देना है दूसरे वेक्टर में ए वाले में। अब ए का हम ना कि वेक्टर बना लेते हैं, यानी कि जो पहला होता है वो हमारे पास आई के बराबर और दूसरा जे के बराबर, यानी कि -5 आई और हमारे पास है -3 जे, यानी कि ये हमने ना कि इसको अलामत के साथ लिख देना है। अब बिल्कुल इसी तरीके से जब बी डैश का हम ना कि रास बनाएंगे तो उसको भी हमने इसी तरह से लिख देना कि बी डैश जो नया रास हमारे पास बनेगा तो उसमें भी पहले ट्रांसलेशन जो वेक्टर है ये हमने लिख देना कि 5i - 2j, और उसके बाद प्लस दरमियान में, और ये जो है ये हमारे पास -2i यानी कि हमने लेना है बी वाला जो पॉइंट है +3j, ये इस तरह से हमने लिख देना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट इनके ना कि जो नए पॉइंट्स बनेंगे उन पॉइंट्स को ना कि हम निकाल लेते हैं। तो उसमें ना कि हम इसको पहले लेते हैं, तो हमारे पास है जी 5i वैसे आ जाएगा, -2j आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके बाहर ना कि प्लस है, जब प्लस है तो अंदर वाली कोई अलामत चेंज नहीं होगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा -5i और +3j, यानी कि अलामत चेंज नहीं हुई, जो अलामत थी बिल्कुल वही आ गई है। अब i को हमने i के साथ जमा माइनस करना है और j को j के साथ, तो 5i और -5i ये तो ख़त्म हो गया, यानी कि 0 बच गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 0i। आगे ही -2 + 3, कैलकुलेटर से अलामत के साथ आंसर ले लेते हैं, -2 और +3 इक्वल करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि 1j। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अकेला j हम लिख देंगे। अब इसका जो फिर हमारे पास पॉइंट बनेगा ना a डैश, वो बन गया i के साथ जो अटैच है 0 और जो j के साथ अटैच है 1। ये इस तरीके से हमारे पास नया पॉइंट बन गया है। अब इसी तरीके से इसमें जाएं तो इसमें अगर आप लोग देखें तो इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 5i - 2j। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखें तो प्लस है, तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होगी, माइनस होगा तो चेंज होती हैं, ये चेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी -2i + 3j। तो चलें अब इनको ना कि हम जब माइनस करके लिख लेते हैं, 5 में से 2 निकालने तो हमारे पास 3i आ जाएगा। आगे देखिए -2 + 3, इनको ना हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, -2 + 3, -2 + 3 इक्वल करेंगे तो जमा का 1 आ जाएगा, यानी कि इसको हम लिख देते हैं j इस तरीके से। अब नेक्स्ट ना कि b डैश जो इसका पॉइंट बन जाएगा वो है 3 ये इस तरीके से हमारे पास इसका पॉइंट बन गया। अब उससे आगे चलें, हमने कि c डैश वाला जो तीसरा पॉइंट है, क्योंकि मसलस बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, तो वो हम ना कि नया रास उसको हम ना कि हम मालूम कर लेते हैं, तो वो हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। पहले ट्रांसलेशन जो वेक्टर है यानी कि 5i - 2j हमने इसको लिख देना है, प्लस में c वाला जो है वो -4i + 5j ये आ जाएगा, इसको आपने लिख देना है। अब इसका ना इक्वल में अगर हम आंसर निकालें तो ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, ये तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा 5i - 2j। उसके बाद इस प्लस ने अंदर वाली कोई अलामत चेंज नहीं करनी, तो -4i + 5j हमारे पास ना कि वैसे ही आ जाएगा। अब इनको ना कि जमा माइनस करके नीचे इसका आंसर लिख देते हैं। i में से i को हमने करना है, 5 में से 4 निकालने तो हमारे पास अकेला i बच जाता है। अब नेक्स्ट देखिए -2 और +5, यहाँ पे ना कि हम कर लेते हैं -2 + 5, -2 + 5 इक्वल करेंगे तो जमा का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि +3j। तो ये जो फिर पॉइंट हमारे पास c डैश नया बनेगा, i के साथ 1 है और j के साथ 3 है, ये हमारे पास ना कि c डैश जो नया हमारे पास पॉइंट बन गया है वो 1 व
3 है। अब इनको ना कि हमने ग्राफ के ऊपर ना कि मुतसिम करना है और मसलस बनानी है ABCB और A-B- और C-B। तो उसके लिए ना कि ये ग्राफ मैंने ना कि पहले ही थोड़ा सा ना कि बना लिया है। इसमें सिंपल आपने करना क्या था कि ये लाइनें लगा लेनी थी, एक इधर और एक इधर। ये हमारे पास x के बराबर है, ये -x होता है, ये y है, ये हमारे पास -y है। अब यहाँ पे देखेंगे ना आप लोगों के पास बड़े से बड़ा भी कोई पॉइंट है ना, वो आई थिंक 5 है। तो चलें इसको ना कि 1 1 के हिसाब से ना कि इसके पॉइंट्स हम ना कि लगा लेते हैं। जो दरमियान में हमारे पास होता है वो तो 0 होता है, यहाँ पे हम ना कि 0 लिख लेते हैं। उसके बाद एक एक खाना छोड़ करना कि हम 1 के हिसाब से गिनती लिखते जाते हैं। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। बस 9 तक ही काफ़ी है। अब इसी तरीके से इधर को जब हम जाएंगे तो वो हमारे पास गिनती माइनस में आ जाएगी, यानी कि ये -x है तो माइनस में गिनती आ जाएगी। ये -1, इसके बाद -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब इसी तरीके से ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये हमारे पास ना कि प्लस की गिनती आ जाएगी। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारे पास 4, 5 और आगे मज़ीद चलेंगे तो हमारे पास 6, 7, 8 और 9। अब इसी तरीके से इधर को हम आएंगे तो ये माइनस में आती जाएगी, यानी एक खाना छोड़कर ये हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5। उससे आगे चलें तो -6, -7, -8 और -9 तक बस ना कि हमने लिख लेनी है। अब ये सारा काम करने के बाद अब सबसे पहले हमने ना कि जो नुकात यहाँ पे ना कि ड्रा करनी है वो हमारे पास हैं जो शुरू में उसने दिए थे, ये वाले। तो चलें इसका पहले ही नुक्ता देखिए तो हमारे पास -5 और 3 है, यानी कि x पे हमारे पास ना कि -5 है और y पे 3 है। ये -5 और 3 ये वाला ये यहाँ पे जा रहा है और ये 3 ये यहाँ तक, यानी कि ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। इसको ना कि हम लिख लेते हैं, a का पॉइंट आ गया -5 व 3। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है b -2 व 3, ये हमारे पास -2 है और जो 3 है वो वही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि b का जो पॉइंट आ गया वो -2 व 3 आ गया। उसके बाद देखें भाई हमारे पास है जी -4 व 5, तो इसका -4 है और y का हमारे पास ना कि 5 है। ये -4 जा रहा है और ये y का इधर 5 है, ये इस तरीके से लिख देना है, यानी कि c जो हमारे पास निकला -4 व 5 निकला है। तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे ड्रा कर लिए। अब करने के बाद हम ना A-B- और C- वाले पॉइंट्स पे चलते हैं। तो A- का जो पॉइंट है वो 0 व 1 है, तो यहाँ पे ना कि 0 व 1 को ना कि हम ड्रा करते हैं। तो x का हमारे पास 0 है और y का हमारे पास ना कि 1 है, यानी x का 0 है y का 1 है। ये यहाँ पे हमारे पास ना कि पॉइंट बनेगा, यानी A- हमारे पास बन जाएगा 0 व 1। अब उससे आगे चलें, जो B- का हमारे पास पॉइंट है वो 3 व 1 है, यानी कि x का आप लोगों के पास 3 है और y का 1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा B- का हमारे पास 3 व 1। ये यहाँ पे इस तरह से हमने लिख देना है कि 3 व 1। अब इसी तरीके से अगर हम C- वाला देखें तो वो 1 व 3 है, तो यहाँ पे हम ना कि 1 व 3 ढूंढ लेते हैं, यानी x का 1 है और y का 3 है, तो ये यहाँ पे ना कि हमारे पास ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इस तरीके से, यानी जो C- है वो हमारे पास आ गया 1 व 3। तो ये इस तरीके से आपने तीनों पॉइंट्स को ना कि इस तरह से शो कर लेना है। अब शो करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है कि इनकी ना कि मसलस फिर ना कि बना दें, बल्कि उससे भी पहले ना कि जो A है उसको A- से मिला दें, B को B- से और C को C- से। चलें उसको ना कि हम मिला देते हैं। तो सबसे पहले हम A को लेते हैं, इस A- के साथ ना इस तरीके से मिला देंगे। तो ये डॉटेड लाइन से ना आपने मिला देना इस तरीके से। अब B को B- से, तो B हमारे पास पॉइंट है ये वाला, इसको ना कि इस तरह से B- से मिला देते हैं इस तरीके से। तो इसको हमने ना कि ऐसे इधर मिला देना। उसके बाद देखें C को C- के साथ, ये C है, इसको इस तरीके से हमने C- से मिला दिया, ये इस तरीके से ये आपने ना मिला दिया। अब मिलाने के बाद इनको ना कि हमने तीर के निशान लगा लेने इधर और इधर भी, और ये हमारे पास ना इधर भी लग जाएगा। अब इनके ना कि हम मसलसें बना लेते हैं। तो चलिए मसलस फिर बनाते हैं। अब इसमें अगर आप लोग देखेंगे सबसे पहला जो हमारे पास है इसमें, तो ये हमारे पास ना कि मसलस कुछ इस तरह से बन जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं इस तरीके से, उसके बाद हमने ना कि इन दोनों को मिलाना है, उसके बाद हमने ना कि इन दोनों को मिला देना है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ना कि पहली मसलस बन गई है ABC जो बननी थी,
ये इस तरीके से हमारे पास बन गई। उसके बाद अब यही काम हमने ना इधर करना है, तो इधर आपने इन दोनों को मिला देना है इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट हमने इन दोनों को मिला देना है इस तरीके से, और उसके बाद ना कि हमने इन दोनों को मिला देना है इस तरीके से। तो ये आप लोगों के पास ये मसलस भी A डैश B डैश और C डैश भी बन जाएगी। अब नेक्स्ट इनको ना कि आप लोग शेड कर सकते हैं, और शेड करने के बाद अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये दोनों मसलसें बिल्कुल एक जैसी बनी हैं, यानी कि इनको हमने ना कि बिल्कुल ठीक तरीके से ना कि ट्रांसलेशन वेक्टर से के मुतसिम कर दिया है। ये हमारे पास A B C वाली मसलस है, और ये हमारे पास A डैश B डैश और C डैश वाली है। ये बिल्कुल ना कि एक जैसी हमारे पास बन रही है। आप लोग इस तरीके से इनको ना शेड करके फिर ना कि लिख सकते हैं। आधा मश्क नंबर 6 का अगर हम 7वां सवाल देखें तो वो कहता है कि वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि ABCD एक मतवाज़िल अज़ला है। यहाँ पे नुकात ABC और D ये दिए हुए हैं, जिसका मतलब ये 4 नुकात हैं, ये हमारे पास एक मतवाज़िल अज़ला बनाते हैं। तो मतवाज़िल अज़ला हमारे पास ना कि 4 नुकात से कुछ इस तरह से बन जाएगी शक्ल, ये इस तरह से। इनको ना कि हम पॉइंट्स को ना कि यहाँ पे शो कर देते हैं कि ये A है, ये B है, और ये हमारे पास C होगी, और ये हमारे पास ना कि D होगी। ये मतवाज़िल अज़ला है तो वेक्टर के ज़रिए ये हमारे पास ये वेक्टर बन जाएगी और ये इस तरह से बन जाएंगे। अब मतवाज़िल अज़ला है, इसका मतलब ये है कि ये जो आप लोगों के पास ना AB है वो इस DC के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से जो AD है वो BC के बराबर होना चाहिए। अगर AB DC के बराबर हो गया और AD BC के बराबर हो गया तो ये हमारे पास मतवाज़िल अज़ला होगी। यही चीज़ हमने ना कि साबित करनी है। और इसने कहा सिर्फ वेक्टर का इस्तेमाल करना है, यानी कि इनकी अददी कीमतें या फिर मकदारें मालूम नहीं करनी। जस्ट आप लोग वेक्टर मालूम करें और ये आप लोग बराबर कर दें तो आपने ये साबित कर दिया है। तो चलें इनको ना कि हम फिर वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए हल कर लेते हैं। तो अगर मैं ना सबसे पहले लूँ ना तो मैं ले लेता हूँ जी AB और DC को, यानी कि मैं पहले ना कि इनको बराबर करता हूँ। मैं देखता हूँ ये बराबर होते भी ही नहीं, तो इसके लिए मेरे पास A पॉइंट आ जाएगा जो कि है जी 2/3, और जो दूसरे नंबर पर B पॉइंट आ जाएगा जो कि मेरे पास है जी B पॉइंट है 6/3। चूँकि हमने AB वेक्टर मालूम करना है तो यहाँ से हम x1 y1 x2 y2 की ना कि यहाँ पे कीमतें लिख लेते हैं। तो x1 हमारे पास निकल आएगा 2 के बराबर, y1 निकल आएगा 3 के बराबर, और x2 निकल आएगा यहाँ से 6 के बराबर, और जो y2 है वो हमारे पास निकल आएगा 3 के बराबर। यानी कि ये x होता है ये y होता है। ये पहला पॉइंट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 और y2। ये इस तरीके से हमने लिख लेना है। अब इनका ना हम फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला AB जो है वो हमारे पास वेक्टर जो है वो बराबर हो जाएगा जी x2 माइनस x1, और ये वेक्टर I के बराबर है, और उसके बाद हमारे पास है जी प्लस में y2 माइनस y1, ये हमारे पास ना वेक्टर j के बराबर। अब यहाँ पे ना हम सारी कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो कीमतें दर्ज करते हैं, हमारे पास AB जो वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से ना कि निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ ना हम लिख देते हैं AB जो वेक्टर है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा x2 की कीमत देखें तो वो तो 6 है, यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। अब x1 की कीमत देखें तो वो 2 है, और ये I, ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। प्लस y2 की कीमत देखें वो 3 है, y1 की कीमत देखें तो वो भी 3 है, यानी कि 3 माइनस 3 ये j में आ जाएगा इस तरीके से। अब 6 में से 2 निकाल लें तो 4 आ जाएगा, यानी 4i हो जाएगा। 3 में से 3 निकाल लें तो वो 0 के बराबर होता है, यानी कि 0j हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका जो AB वेक्टर है ना वो निकाल लिया है। वो हमारे पास आ गया है 4i जमा 0j। अब AB को हमने बराबर करना है DC के, तो हम ना कि इसको कह देते हैं कि ये मसावात नंबर हमारे पास 1 है। तो चलिए अब ना कि हम DC को लेते हैं और देखते हैं कि उसका क्या बनता है हमारे पास। तो D की ना कि सबसे पहले ना कि हम D का पॉइंट लिख लें। चलें इसको ना कि हम आगे ले चलते हैं क्योंकि हमने DC मालूम करना है पूरा। तो D अगर आप लोग देखें पॉइंट जो है वो आपके पास है 3 व 6 के बराबर, और जो C पॉइंट है वो बराबर है जी 7 व 6 के। अब इसको हमने निकालना है तो यहाँ से x1 y1 और ये वो सारी कीमतें हम निकाल लेते हैं। तो ये x1 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3 के बराबर, y1 बराबर हो जाएगा 6 के, x2 बराबर हो जाएगा 7 के, और y2 बराबर हो जाएगा 6 के, यानी कि ये x1 y1 x2 y2। अब ना DC को हम ना निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो DC वेक्टर है वो हमारे पास बराबर है जी x2 माइनस x1, और ये I वेक्टर ये इस तरीके से, प्लस y2 माइनस y1, ये हमारे पास ना कि
जे वेक्टर में आ जाएगा। अब यहाँ पे ना कि हम इनकी ना कि कीमतें दर्ज कर देते हैं। अब कीमतें दर्ज करते हैं यहाँ पर, तो x2 की सबसे पहले कीमत देखें वो 7 के बराबर है, x1 की कीमत देखें वो 3 के बराबर है, तो ये इस तरीके से ये i में आ जाएगा। प्लस y2 की अगर हम कीमत देखें तो वो हमारे पास बराबर है 6 के, और y1 की अगर हम कीमत देखें तो वो भी 6 के बराबर है, तो ये j के है। अब इसकी ना कि इक्वल करें, 7 में से 3 निकाल लें तो 4i आ जाएगा, 6 में से 6 निकाल लें तो वो 0j हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास मसवात नंबर 2 बन जाएगी। और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये 4i जमा 0j जो है, जो हमने ए बी का निकाला था वो डी सी के बराबर आ गया है। अब ये 2 साइड तो हमने निकाल लिया। अब 2 साइड के बाद अगली 2 साइड की बारी आती है, तो अगली 2 साइड में सबसे पहले हमारे पास ना ए डी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ए वाला पॉइंट ले लें। ए वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो है जी 2/3, और डी वाला जो पॉइंट है वो ले लेते हैं, तो वो हमारे पास है 3/6। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अब इनमें से भी x1, y1, x2, y2 ये सारी कीमतें निकाल लेते हैं। तो x1 अगर हम देखें यहाँ पर तो वो बराबर है 2 के, y1 अगर देखें तो वो 3 के बराबर है, तो x2 अगर देखें तो वो हमारे पास 3 के बराबर है, और y2 बराबर है जी 6 के। ये इस तरीके से हमने लिख लेनी है। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा काम है कि यहाँ से ना के डी सी जो वेक्टर है उसको मालूम करना है। तो चलिए डी सी वेक्टर को हम ना कि मालूम कर लेते हैं, बल्कि ए डी वेक्टर ए डी। अब ए डी जो फिर हमारे पास बनेगा वो है जी x2 माइनस x1, ये i में आ जाएगा, और उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, ये हमारे पास ना कि j में आ जाएगा। इस तरीके से अब इनकी ना यहाँ पे हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। अब x2 की अगर आप लोग देखें, x2 की हमारे पास कीमत यहाँ पे देखें तो वो 3 है, x1 की देखें तो वो हमारे पास 2 है, ये i में आ जाएगा। y2 की अगर कीमत देखें वो 6 है, y1 की कीमत देखें तो 3 है, और ये हमारे पास ना कि j में आ जाएगा। 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास 1 बचता है, तो यानी अकेला i। 6 में से 3 निकालें तो हमारे पास 3 बचता है, यानी कि 3j। तो ये इस तरीके से इसको हम कह देंगे ये मसावात नंबर हमारे पास ना कि 3 है। अब 3 मसावात नंबर के बाद फिर हम चलते हैं चौथी यानी कि बी सी की तरफ। तो चलिए बी सी के पॉइंट यहाँ पे लिख लें। पहले हम ना कि बी के पॉइंट लिख लें। बी के पॉइंट हमारे पास है 6/3, और सी के पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं 7/6। ये हमने इस तरह से पॉइंट्स ले लिए हैं। अब पॉइंट्स लेने के बाद हमने ना बी सी जो है इसको मालूम करना है वेक्टर को, लेकिन उससे पहले हमारे पास x1 y1 ये सारा होना चाहिए। ये x1 जो है वो बराबर हो जाएगा 6 के, और y1 बराबर हो जाएगा 3 के। x2 जो है वो बराबर हो जाएगा 7 के, और y2 जो बराबर है वो 6 के, यानी कि ये x1 y1 x2 y2 ये इस तरीके से हमारे पास बराबर हो जाएगा। और इसका फार्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 ये i में आ जाएगा, और जमा y2 माइनस y1 ये हमारे पास ना कि j में चला जाएगा। इस तरीके से अब इनकी यहाँ पे ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। x2 की अगर आप लोग देखें वो 7 के बराबर है, और x1 की वो हमारे पास 6 के बराबर है, ये इस तरीके से i में आ जाएगा। प्लस y2 की अगर आप लोग देखें वो 6 के बराबर है, और y1 की 3 के बराबर है, और ये हमारे पास ना कि j में हो जाएगा। अब इनकी ना कि कीमतों में हम ना कि 7 में से 6 निकालें तो वो 1 बचता है, यानी अकेला i आ जाएगा। 6 में से 3 निकालें तो हमारे पास 3 बचता है, यानी कि 3j हो जाएगा। और इसको हम कह देते हैं कि मसावात नंबर 4। मसावात नंबर 3 और 4 से भी आपको दिखाई दे जाएगा कि ये दोनों वेक्टर्स भी बराबर हैं। लिहाजा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हम यहाँ पे ना लिख देते हैं मसावात नंबर 1 2 उसके बाद 3 और 4 से साबित होता है कि यहाँ से हमारे पास कि ये चीज़ साबित हो रही है कि ए बी जो था वो हमारे पास मतवाजी है डी सी के, और दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी ए डी जो है वो मतवाजी है बी सी के। ये इस तरीके से ये हमारे पास ना कि साबित हो रहा है। तो लिहाजा हम यहाँ पे ना कि लिख लेते हैं कि लिहाजा जो ए बी सी डी है वो हमारे पास मतवाज़ियल अज़ला है। यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं मतवाज़ियल अज़ला है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया है। आधा मश्क नंबर 6 का अगर हम 8वां सवाल देखें तो वो कहता है कि वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि मुसल्लस ए बी सी एक मुतसाविल स्कैन मुसल्लस है, जहाँ पर न कि नुकात ए बी और सी ये नुकात हैं, ए है ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले आप लोग समझिए कि हमारे पास जो एक मुसल्लस होती है ना ये इस तरीके से, वो कहता है कि मुतसाविल स्कैन मुसल्लस।
अब मुतसाविल स्कैन मसलस से मुराद ये है कि हम कहते हैं ये ए बी सी हमारे पास मसलस है, तो मुतसाविल स्कैन मसलस से मुराद ये है कि इसके कोई से दो साइड्स ना उनकी जो मकदारें हैं वो बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको ये साबित करना है कि ये मुतसाविल स्कैन मसलस है या नहीं है, तो आपने क्या करना है कि पहले तो वेक्टर्स निकाल लें, यानी कि ए बी निकाल लें, ए सी निकाल लें और बी सी निकाल लें। ये तीनों वेक्टर्स निकाल लें। इन तीनों वेक्टर्स को निकालने के बाद अगला जो काम है देखें कि इनमें से और इनकी ना कि फिर अद्दी कीमतें या मकदारें भी साथ में मालूम कर लें। अगर देखेंगे कि अगर कोई से दो साइड की मकदारें आप लोगों के पास बराबर हो जाएंगी तो वो फिर ना कि हमारे पास मुतसाविल स्कैन मसलस होगी। अगर कोई भी हमारे पास ना कि इसमें बराबर नहीं होगी तो फिर हमारे पास ये मुतसाविल स्कैन मसलस नहीं होगी। तो चलें हम ना कि इसको फिर ना कि सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ना कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास ना कि ए बी और सी जो है ना, तो हम ना कि ये कर देते हैं कि मुसल्लस के नुकात जो है ना वो हमारे पास हैं। अब ना इनको ना कि हम मिला के लिख देते हैं। ए का हमारे पास 1 व 2 है और जो बी का है वो 4 व 6 है और जो सी है वो हमारे पास ना कि 7 व 2 है। ये हमने कि यहाँ पे लिख दिया है। अब मुसल्लस की जो हमारे पास साइड्स हैं वो ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो हम यहाँ पे ना कि एक और भी फिक्रा लिख सकते हैं, ए बी बी सी और जो ए सी है वो मुसल्लस के अज़ला हैं। ये हमने लिख सकते हैं मुसल्लस के अज़ला हैं जो वेक्टर की सूरत में हमने ना कि शो किए हैं। अब ये इनमें से सबसे पहले हम ना कि चलें ए बी को मालूम कर लेते हैं। तो ए बी को अगर हमने मालूम करना है तो हमें ए पॉइंट चाहिए जो कि 1 व 2 के बराबर है और हमें बी पॉइंट चाहिए जो कि हमारे पास 4 व 6 के बराबर है। अब यहाँ से हम x1 y1 x2 y2 की कीमतें निकाल लेते हैं। तो x1 हमारे पास जो पहला पॉइंट है 1 के बराबर आ जाएगा, y1 हमारे पास ना कि 2 के बराबर आ जाएगा, x2 हमारे पास ना कि 4 के बराबर आ जाएगा और y2 जो है वो 6 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से अब ए बी जो वेक्टर है वो हमने मालूम करना है। वो यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि ए बी जो वेक्टर है फिर वो हमारे पास है जी x2 माइनस x1 ये i में आ जाएगा और प्लस y2 माइनस y1 और ये हमारे पास ना कि जे में चल जाएगा। इस तरीके से अब इनकी ना कीमतें दर्ज कर देते हैं। x2 की देखेंगे तो वो 4 के बराबर है, तो x1 की देखेंगे तो वो 1 के बराबर है, यानी कि 4 माइनस 1 i में आ जाएगा वेक्टर। और जो दूसरा है y2 वो हमारे पास 6 के बराबर है और y1 2 के बराबर और ये हमारे पास ना कि जे में आ जाएगा। इस तरीके से अब नेक्स्ट इस वेक्टर को ना फिर हम मालूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा 4 में से 1 निकालें तो 3 यानी कि 3i जब 6 में से 2 निकालें तो 4j यानी कि ए बी जो वेक्टर था हमारे पास है वो बराबर आ गया 3i जमा 4j। अब चूंकि हमने ना कि इसको साबित करना है कि ये मुतसाविल स्कैन मसलस हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी अद्दी कीमत निकालनी पड़ेगी। तो अद्दी कीमत के लिए हमें x और y की कीमतें चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा जो i के साथ अटैच है और y बराबर हो जाएगा जो j के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास ना कि इसकी फिर अद्दी कीमत जो बन जाएगी वो है जी ए बी। इसकी अद्दी कीमत को इस तरह सीधी लाइनों से हम ना ज़ाहिर कर देंगे। इसका फार्मूला x का मरबा जमा y का मरबा इस तरीके से और ये जज़र। अब x का मरबा यानी 3 का हमारे मरबा जमा y का मरबा यानी ये 4 का मरबा और ये जज़र में आ जाएगा। अब 3 का मरबा यानी 3 3 9 हो जाएगा, 4 का मरबा 4 4 16 हो जाएगा, 9 और 16 हमारे पास ना कि 25 आ जाएगा। यानी 25 का जो जज़र होता है वो हमारे पास 5 के बराबर होता है। तो हम क्या देते हैं कि ये मसावात नंबर हमारे पास 1 है। यानी ए बी जो साइड थी ना उसकी ना कि हमने अद्दी कीमत मालूम कर ली है। अब ए बी के बाद हम चलते हैं अगली बी सी की तरफ। अब वहाँ पे बी सी मालूम करना है तो बी की हम ना के नुक्ता ले लें, बी हमारे पास 4 व 6 है और सी का ले लें, सी हमारे पास है जी 7 व 2। यहाँ से भी हम x1 y1 x2 y2 हम ना निकाल लेते हैं। तो x1 अगर आप लोग देखेंगे तो वो 4 के बराबर है, y1 देखेंगे तो वो 6 के बराबर है, x2 देखेंगे तो वो हमारे पास 7 के बराबर है और y2 देखेंगे तो वो 2 के बराबर है। इस तरीके से अब बी सी हमने निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो बी सी है वो बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 i और उसके बाद है जी y2 माइनस y1 j। ये इस तरीके से अब यहाँ पे ना कि हमने सारी कीमतें ना कि पुट कर देनी है। तो चलें इनकी ना कि कीमतें पुट करते हैं। x2 की अगर हम देखें तो वो 7 है, x1 देखें तो वो 4 है और ये i में आ जाएगा। आगे जी y2 देखेंगे तो वो 2 है, y1 देखेंगे तो वो 6 है और ये हमारे पास ना कि j में चला जाएगा।
अब नेक्स्ट ना कि हम इसमें से निकाल लें 7 में से 4 निकाल लें तो हमारे पास 3i आ जाएगा। 2 - 6 यहाँ पे ना कि हम देखते हैं 2 - 6 कि ये किसके बराबर आता है। तो 2 - 6 इक्वल करेंगे तो -4 के बराबर आ जाता है, यानी कि -4j। ये हमारे पास कि BC जो वेक्टर है वो भी निकला है। अब BC वेक्टर निकालने के बाद अगला जो आप लोगों के पास काम है कि इसकी अद्धी कीमत निकालनी है। अब अद्धी कीमत निकालने के लिए हमें सबसे पहले x की कीमत चाहिए जो 3 के बराबर है और y की कीमत चाहिए जो कि ना कि हमारे पास j में -4 के बराबर है। अब इसकी ना कि हम अद्धी कीमत निकाल देते हैं। तो BC जो वेक्टर है इसकी अद्धी कीमत हमारे पास बन जाएगी x का मरबा जमा y का मरबा, इस तरीके से, और इसका जज़र। अब x की कीमत लें यानी कि 3 का मरबा और y की कीमत लें यानी कि -4 का मरबा और इसका जज़र आ जाएगा। तो 3 का मरबा यानी 3 3 9 हो जाएगा और 4 का मरबा माइनस तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी इस स्क्वायर की वजह से। 4 का मरबा 4 4 16 हो जाएगा। 9 और 16 हमारे पास 25 आ जाएगा। तो 25 का जो जज़र है वो हमारे पास 5 के बराबर हो जाता है। इसको हम कह देते हैं कि मसावात नंबर 2। अब मसावात नंबर 1 में भी अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये 5 के बराबर आया था। मसावात नंबर 2 में भी आप लोगों के पास 5 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये 2 साइड बराबर हैं। जब 2 साइड हमने बराबर ढूंढनी थी वो हमें मिल गई है तो तीसरी हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम ना कि लिख देते हैं कि चूँकि ये हमारे पास ना कि AB जो थी उसका जो उसकी अद्धी कीमत थी वो बराबर है BC की अद्धी कीमत के, लिहाजा जो हमारे पास ABC है ना वो एक मुतसाविल स्कैन मुसल्लस है। यहाँ पे ना हम लिख देते हैं मुतसाविल स्कैन मुसल्लस है। यहाँ पे ये इस तरीके से आपने लिख देना है। आधा मश्क नंबर 6 का अगर हम 9th क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है जी एक गेंद को वेलोसिटी वेक्टर v वो हमारे पास बराबर है 6i जमा 8j के साथ फेंका जाता है। वेलोसिटी की अद्धी कीमत मालूम करें, यानी कि ये हमारे पास v एक वेक्टर है 6i जमा 8j। तो बस इसकी ना हमने अद्धी कीमत मालूम करनी है। तो अद्धी कीमत मालूम करने के लिए हमें x और y की कीमतें चाहिए होती, यानी कि जो i के साथ अटैच है वो x है और जो j के साथ अटैच है वो हमारे पास ना y है। अब इसकी अद्धी कीमत चूँकि हमने मालूम करनी है तो उसका ना कि हम फार्मूला लिख देते हैं। तो v की अद्धी कीमत है तो ये इस तरह सीधी लाइनों से हमने ज़ाहिर करना है। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा x का मरबा जमा y का मरबा और सारे का जज़र। अब x का मरबा यानी कि 6 का मरबा हो जाएगा जमा y का मरबा यानी कि 8 का मरबा हो जाएगा। अब इनको ना कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 6 36 हो जाएगा और 8 8 मेरे पास ना कि 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें 36 और जो 64 होते हैं वो 100 के बराबर होते हैं। जब आप लोग 100 का जज़र लेंगे तो वो 10 के बराबर होता है, यानी कि इसकी जब हमने अद्धी कीमत मालूम की तो वो हमारे पास ना कि 10 के बराबर आ गई है। आधा मश्क नंबर 6 का अगर हम 10वां सवाल देखें वो कहता है कि एक हवाई जहाज़ मशरक़ की सिमत 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है, वहाँ शमाल की सिमत में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। तो मजमूई वेलोसिटी और उसकी अद्धी कीमत मालूम करें। अब ना यहाँ पे आप लोग समझें फॉर एग्जाम्पल ना कि ये हम कहते हैं कि मशरक़ और मगरब है, ये हमारे पास ईस्ट है और ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वेस्ट है। अगर तो हमारे पास ना कि ये इस तरफ होते हैं तो फिर तो हमारे पास क्या था कि एक को हमने जमा में ले लेना था और एक को माइनस में। अगर हम ना कि आई ले रहे हैं तो इसको आई जमा का ले लेना था और ये हम ना कि आई माइनस का ले लेना था कि इस तरीके से। लेकिन चूंकि ये कह रहा है कि ईस्ट की तरफ तो ये है, चलो जी ये हमने कह लिया कि ये जो 200 है ना ये हमारे पास ना कि ईस्ट की तरफ है, उसको हमने आई जो एक्स एक्सिस होता है उसको वैसे भी हम ना कि आई में लेते हैं। अब वो नेक्स्ट कह रहा है कि उसके शमाल की तरफ, शमाल और जो जनूब होता है वो हमारे पास इस तरीके से फिर ना कि आ जाएगा, यानी कि नॉर्थ और साउथ जो है। अब हम कहते हैं कि ये ना कि चलें ये नॉर्थ है, इसकी तरफ ना कि वो 60 किलोमीटर की ना कि हवा चल रही है। तो इसको वेक्टर में लेते हैं, इसको ना कि 7j में ले लेंगे क्योंकि ये y है ना, ये x में था, इसको हमने i में ले लिया, इसको हमने j में ले लेना है। तो चलें हम ना यहाँ पे फिर ना कि लिख लेते हैं कि जो हवाई जहाज़ है ना, हवाई जहाज़ की हम ना कि रफ्तार यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हम लिखते हैं कि हवाई जहाज़ जो है ना उसकी जो रफ्तार है, हवाई जहाज़ की रफ्तार तो वो हमारे पास आ जाएगी, उसको हम ना लिख लेते हैं कि VE से, VE वेक्टर की फॉर्म में वो 200i के बराबर आ जाती है। उसके बाद है जी जो फिर ना दूसरे नंबर पर कि हवा की रफ्तार जो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हवा की रफ्तार, तो वो हम लिख लेते हैं कि हवा की जो रफ्तार है वो चले V नॉर्थ में, चलें इसको इस तरह कर ले, हवाई जहाज़ VA कर ले,
वी एरोप्लेन कर लें कि वो हमारे पास 200 आई है, और नेक्स्ट ना कि वी हमारे पास ना कि हवा है, तो ये हमारे पास आ जाएगी एयर। तो एयर को हम ना कि विंड भी कह देते हैं, तो इसको चलें वी डब्ल्यू कह दें। आप लोग दूसरी तरह वी ई और वी एन भी लिख सकते थे, जैसे मर्जी, मसलन कि हमने जस्ट शो ही करना है ना, जिस तरीके से मर्जी कर दें। तो ये हमारे पास 60J है, ये मैंने अभी आपको समझाया था, क्योंकि ये ना कि हमारे पास नॉर्थ की तरफ है, तो ये फिर हमारे पास एक्स एक्सिस में आई आ जाएगा, और ये वाई एक्सिस में जब जाएगा तो वो जे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब लिखने के बाद ना कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मजमूई रफ्तार, क्योंकि हमने मजमूई उसकी वेलोसिटी और उसकी अद्दी कीमत मालूम करनी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसकी जो मजमूई ना कि वेलोसिटी है या मजमूई रफ्तार है, वो हमारे पास आ जाएगी इन दोनों को जमा करने से। इसको ना कि हम v से ज़ाहिर कर लेते हैं कि ये हमारे पास है। अब इन दोनों को ना जमा करने से आएगी, यानी कि 200i जमा 60J, ये हमारे पास ना कि मजमूई वेलोसिटी निकल आई है। अब वो कहता है कि इसकी आपने अद्दी कीमत मालूम करनी है। तो अब अद्दी कीमत मालूम करने के लिए हमें x और y की कीमतें चाहिए होती हैं। तो x की कीमत जो i के साथ अटैच है यानी 200 आ जाएगी, और y की कीमत जो j के साथ अटैच है यानी कि 60 आ जाएगी। ये हमने x और y की कीमतें लिख ली हैं। अब लिखने के बाद इसकी ना कि हम अद्दी कीमत निकालते हैं, जो कि बराबर हो जाएगी x की 2 जमा y की 2 और सारे का जज़र। अब x की 2 यानी कि 200 जो है इसका मुरब्बा आ जाएगा, जमा y की 2 यानी कि 60 का मुरब्बा आ जाएगा, और ये सारे का जज़र। ये इस तरीके से हमने निकाल लेनी है। अब नेक्स्ट इसको मज़ीद हम हल करते हैं, तो हमारे पास 200 का मुरब्बा, उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं 200 का मुरब्बा निकालने के लिए, यानी कि 200 ज़रब 200 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 40,000। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40,000, ये लिख लिया। उसके बाद 60 का मुरब्बा, यानी 60 को 60 से ज़रब दें, तो हमने यहाँ पे 60 को 60 से ज़रब दे देते हैं। फिर उसको देखें तो आंसर 3600 आ जाता है। यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं कि 3600, और ये इसका जज़र है। अब 40,000 जमा 3600 ना कि हम इनको ना जमा कर लेते हैं 40,000 को 3600 में। ये यहाँ पे ना कि 40,000 जमा 3600 इक्वल देखेंगे तो आपके पास आ गया जी 43,600। यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं 43,600, ये इसका आंसर आ गया, और इसका जज़र लेना है। तो चलिए इसका ना कि हम जज़र ले लेते हैं। तो जज़र 43,600 का डायरेक्ट हम ना कि जज़र लेंगे, इसका शारिये में जवाब ना कि हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कि हवा की रफ्तार जो है ना जब वेलोसिटी उसको किलोमीटर पर आवर में ना कि यहाँ पे शो करवाना है। तो 43,600 का हम ना कि यहाँ पे जज़र लेते हैं तो आंसर 208 शारिया कुछ बन रहा है। तो हम ना कि बस शारिये के बाद 1 पॉइंट या 2 पॉइंट लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं 208.8, बस इतना की लिख देते हैं, काफ़ी है 208.8। ये क्योंकि किलोमीटर फी घंटा है तो हम इसे किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर फी घंटा यहाँ पे लिख सकते हैं।